सबसे पहले बात करते हैं राम की नगरी और भक्ति की। जैसे जैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तिथि करीब आती जा रही है, वैसे वैसे अयोध्या का रंग और भी निखरता जा रहा है। अयोध्या की गलियां राम की धुन में मगन हो गई हैं। चौराहों से लेकर सरयू के तट तक रामलला के मंदिर में पधारने की प्रतीक्षा की जा रही है। रामलला की मूर्ति के चयन का काम अंतिम चरण में है। मेहमानों को न्योता भेज दिया गया है। अयोध्या के बाद प्राण प्रतिष्ठा का सबसे ज्यादा उत्साह काशी में नजर आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन काशी में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां हैं। काशी की गलियां सजाने की योजना है। अयोध्या के नए मंदिर में रामलला की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के मौके में भोले बाबा की नगरी काशी से भी साधु संत और जानी मानी हस्तियां शामिल होने वाली हैं। और यही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर वाराणसी में भी उत्सव जैसा माहौल रहेगा। काशी में एक बार फिर से इसी प्रकार से दिवाली देखी जाएगी। अयोध्या में दशरथ नंदन राम आने वाले हैं। जब राम आएंगे तो बड़ी संख्या में राम भक्त भी आएंगे। राम भक्तों की सुविधा के लिए अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण हो चुका है और आज हम आपको दिखाएंगे अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस एयरपोर्ट की खासियत यह है कि ये देश दुनिया के बाकी एयरपोर्ट से बिल्कुल अलग होगा। इसे देख ऐसा एहसास होगा जैसे राम मंदिर में ही प्रवेश किया हो, क्योंकि इसकी बनावट और डिजाइन मंदिर की तरह है। जल्दी इस एयरपोर्ट से उड़ानें भी शुरू कर दी जाएंगी। अयोध्या एयरपोर्ट का मुख्य पोर्टिको है। आपको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं किस तरीके से इसकी भव्यता इस एयरपोर्ट की दिखाई देगी आने वाले वक्त में। ये आपको यहां पर दिखाई देगा किस तरीके के मेहराब बनाए गए हैं, किस तरीके की कलाकृति है। जब आप इस एयरपोर्ट पर उतरेंगे, पूरी तरीके से धर्मनगरी को एहसास कराने की कोशिश है और ये एयरपोर्ट आपको बिल्कुल धर्मनगरी की तरह दिखाई देगा। ये मुख्य दरवाजा है, ये मुख्य एयरपोर्ट का मुख्य द्वार है जहां से सिक्योरिटी एंट्री है। और अब जब आप एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश करेंगे तो उसका दृश्य कुछ इस तरीके का होगा। यहां पर लोगों को बैठने के लिए, यहां पर सुरक्षा जांच के लिए, यहां पर पैसेंजर्स के जो तमाम सुविधाएं हैं वो आपको दिखाई देंगी। यानी कि अब आखिरी मोमेंट में जो चीजें जो फिनिशिंग के लिए होती है वो तमाम चीजें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ आपको बाकी सुरक्षा के साजो सामान दिखेंगे। जगह जगह जो केबिन बनाए जा रहे हैं वो दिखेंगी। यहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था है और हम आपको दिखाते हैं कि ये इस एयरपोर्ट का जो लुक है, इसकी जो भव्यता है वो कैसी है और साथ साथ इसका रनवे, इसका जो रनवे का स्ट्रिप है वो कैसा है। तो कुछ इस तरीके का आपको ये मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या का दिखाई देने वाला है। एक धार्मिक नगरी का एहसास, भगवान राम की नगरी का एहसास ये आपको इस एयरपोर्ट पर दिखाई देगा। पहले फेज का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसका उद्घाटन होने वाला है। यहां तक कि नागरिक उड्डयन मंत्री आकर के इसका निरीक्षण भी कर चुके हैं और इस तरफ आपको ये एयरपोर्ट है। तो आप देखिए किस तरीके की भव्यता आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। और ये जो एयरपोर्ट की पट्टी होती है जिस पर जहाज उतरेंगे, जिस पर प्लेन उतरेंगे, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो मंदिर सा एहसास, धर्मनगरी अयोध्या और उसमें श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुछ इस तरीके का एहसास 22 जनवरी के पहले जरूर दिखाई देगा जब रामलला नए भव्य राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो देखिए, राम की नगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। ताजा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। धीरे धीरे भव्य मंदिर आकार लेता जा रहा है। अब तस्वीरों को देखकर इसकी दिव्यता और भव्यता का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। 20 दिसंबर को प्रभु श्री राम के बाल्य रूप की प्रतिमा का चयन होना है, जिसके बाद चयनित प्रतिमा को ही गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन 22 जनवरी 2024 को होना है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच अयोध्या नगरी में आने वाले समय में सफर सुगम और आसान बनने के इंतजाम भी हो रहे हैं। भविष्य में अयोध्या विशाल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने वाला है। ऐसे में प्रशासन ने अभी से सड़कों और पार्किंग की खास व्यवस्था की तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही रामनगरी अयोध्या का भी कायाकल्प हो रहा है। जनवरी में नए मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या में श्रद्धा का सैलाब उफान पर होगा। माना जा रहा है कि नए मंदिर में रामलला की प्रतिमा स्थापित होने के बाद दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं और भक्तों की तादाद में लगातार इजाफा होगा। ऐसे हालात में अयोध्या नगरी में आवाजाही तेजी से बढ़ेगी, लिहाजा लोगों को आने जाने में असुविधा न हो, इसके लिए अब फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके तहत अयोध्या में नए रिंग रोड बनाए जा रहे हैं ताकि शहर में ट्रैफिक जैम की समस्या न हो। रोड जो NHAI बनाएगी उसका 67.5 किलोमीटर का लंबाई होगा, दोनों बोथ साइड में है। और इसके लिए हम लोगों ने लैंड एक्विजिशन पूरा नोटिफिकेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और 85% किसानों को डिसबर्समेंट भी हो गया है, फंड ट्रांसफर भी हो गया है और पोजीशन भी हम लोग ले रहे हैं। तो इसमें काम जल्दी ही स्टार्ट होगा। जैसे DPR स्वीकृत होगा NHAI का, उसके बाद काम हम लोग स्टार्ट होगा। नए रिंग रोड के लिए अयोध्या के 36, गोंडा के 11 और बस्ती जिले के 13 गांवों की जमीन ली गई है। रिंग रोड के निर्माण पर करीब 3,935 करोड़ की लागत आएगी। वहीं गुप्तार घाट से नया घाट तक 4 लेन वाले लक्ष्मण पथ का निर्माण भी किया जा रहा है। लक्ष्मण पथ के जरिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि और उनके जल समाधि स्थल को जोड़ा जाएगा। लक्ष्मण पथ पर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जो साकेत सदन है उससे हम उसको गुप्तार घाट को जो है रोड उसका एक कनेक्ट करेंगे। एक रोड हम और भी बनाएंगे जो कि उदया से लेके गुप्तार घाट को कनेक्ट करेगा। तो एक पूरा ग्रिड पैटर्न बनेगा कि जो आप शहर के जो लोग हैं सीधे गुप्तार घाट तक जा पाएंगे। साथ ही अयोध्या प्रशासन 14 कोसी और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग को भी चौड़ा करने की तैयारी में है। इन क्षेत्रों में 3 अलग अलग विशाल पार्किंग बनाने की भी योजना है ताकि अयोध्या में आने जाने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और लोग सुगम तरीके से रामलला के दर्शन पूजन कर सके, रामनगरी में तीर्थाटन कर सके। बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाएंगे देश में चलने वाली बुलेट ट्रेन के रेलवे स्टेशन का फर्स्ट लुक। भारत का पहला बुलेट ट्रेन का टर्मिनल स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में बने बुलेट ट्रेन टर्मिनल का एक वीडियो शेयर किया। पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलने वाली है। ये सेवा जापान की मदद से शुरू की जाएगी। हमारी खास रिपोर्ट में देखिए कैसा है बुलेट ट्रेन का ये स्टेशन। एयरपोर्ट जैसी चकाचक इमारतें, आधुनिकतम सुविधाओं से लैस जगमगाता लॉन्च, ये कोई एयरपोर्ट तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है। ये देश के पहले बुलेट ट्रेन के स्टेशन की सबसे पहली झलक है। यह अहमदाबाद में बनने वाले साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की तस्वीर है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन यहीं से चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर देश के पहले बुलेट ट्रेन के पहले टर्मिनल स्टेशन का ये वीडियो साझा किया और बुलेट ट्रेन को लेकर देश की उम्मीदों को नई उड़ान दे दी। साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से केवल बुलेट ट्रेन ही नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ मेट्रो और सामान्य रेल सेवा का भी स्टेशन बनाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की भी सुविधा होगी। यानी एक ही साथ एक ही जगह पर सार्वजनिक परिवहन के ज्यादातर साधन उपलब्ध होंगे। हालांकि सबसे ज्यादा जोर बुलेट ट्रेन की सेवा शुरू करने पर है। आपको बता दें कि देश में पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काफी तेजी से काम चल रहा है। कुछ ही दिनों पहले रेल मंत्री ने एक और वीडियो साझा किया था जिसमें बुलेट ट्रेन के ट्रैक, खंभों और सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य की प्रगति की
झलक पेश की थी। रेल मंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक 21 नवंबर 2023 तक 251 किलोमीटर से ज्यादा तक इसके लिए पिलर खड़े किए जा चुके थे और 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। माना जा रहा है कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन की सेवा 2026 में चालू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो आबे के साथ मिलकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। सरकार समय समय पर इस परियोजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट पब्लिक के सामने रख रही है और उम्मीद है तय समय में इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विकास और अध्यात्म की भव्य तस्वीरों के बाद हिंदुस्तान की सामरिक ताकत की तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारत ने कल अग्नि-1 मिसाइल की ट्रेनिंग टेस्टिंग की। इस पर नजर रखने, डेटा इकट्ठा करने के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। रफ्तार ऐसी कि दुश्मन के पसीने छूट जाएं, मारक क्षमता ऐसी कि बड़ी बड़ी ताकतें घुटने टेक दें। हिंदुस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि अपनी ताकत, अपनी सटीकता से सभी को हैरान करने की काबिलियत रखती है। भारत ने ओडिशा तट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया है। अग्नि सीरीज की मिसाइलों को उनकी सटीक मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। सुरक्षा बलों की देखरेख में किए गए यूजर ट्रेनिंग लॉन्च ने सभी तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस मिसाइल टेस्ट के डेटा को इकट्ठा करने के लिए रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम समेत कई ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, इसके मिसाइल के रेंज और फायर और टारगेट को हिट करने के पथ को भी 2 जहाजों के जरिए कवर किया गया। बंद मुट्ठी की तरह अग्नि सीरीज की मिसाइलों में कैद है हिंदुस्तान की वो असीम ताकत, जिसके आगे चीन क्या, पाकिस्तान क्या, एशिया क्या, अफ्रीका और क्या यूरोप। हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखने वाले दुश्मनों को उनकी हैसियत बताने के लिए ये काफी है। आपको बताते हैं, अग्नि सीरीज की 5 मिसाइलें हिंदुस्तान के शूरवीर वैज्ञानिकों ने विकसित की हैं। उनमें सबसे पहला है अग्नि-1 मिसाइल। अग्नि-1 मध्यम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें दुनिया में पहली बार इंटीग्रेटेड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है, यानी इसका निशाना अचूक है। ये 700 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। अग्नि-2 मिसाइल 16 टन वजन वाले अग्नि-2 की लंबाई 20 मीटर है। जमीन से जमीन पर मार करने वाले अग्नि-2 की रेंज 2500 किलोमीटर है। ये अपने साथ 1000 किलो का विस्फोटक ले जा सकता है। सिर्फ 15 मिनट में इस मिसाइल को फायर करने के लिए तैयार किया जा सकता है। अग्नि-3 मिसाइल जमीन से जमीन पर 300 किलोमीटर तक अटैक करने में सक्षम है। अग्नि-3 ये 1 टन न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकता है। हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ अग्नि-3 मिसाइल प्रणाली में कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। 17 मीटर लंबे इस मिसाइल का वजन 50 टन है। असीम ताकतों से लैस अग्नि-4 मिसाइल अचूक और अभेद्य है। सतह से सतह पर वार करने वाले अग्नि-4 की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। ये मिसाइल मात्र 20 मिनट में चीन और पाकिस्तान के किसी भी शहर को ध्वस्त कर सकती है। 20 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी और 17 टन वजन की ये मिसाइल 1000 किलो वजन तक विस्फोटक को ले जाने की क्षमता रखती है। अब बात अग्नि-5 मिसाइल की। अग्नि-5 की लंबाई करीब 17 मीटर है। इसका वजन करीब 50,000 किलोग्राम। आवाज की रफ्तार से 24 गुना तेज रफ्तार से ये अपने टारगेट को भेदने की क्षमता रखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 85% तक ये स्वदेशी तकनीक से लैस है। सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल धरती से करीब 800 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकती है और वहां से अपने टारगेट को अचूक तरीके से हिट कर सकती है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। ये झलक है हिंदुस्तान की बढ़ती सैन्य ताकत की। ये झलक है बदलते हिंदुस्तान की। ये झलक है वक्त के साथ जमाने के सामने बाहुबली के रूप में बढ़ते एक देश की, जिसकी तरफ नजर उठाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, मेड इन इंडिया से लेकर मेक इन इंडिया तक हर कदम का मकसद देश को आत्मनिर्भर बनाना है। रक्षा क्षेत्र में इसकी मिसाल खास तौर से देखने को मिल रही है। दिल्ली में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने खास प्रदर्शनी लगाई, जिसमें आधुनिक लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी से बने उपकरण पेश किए गए और इसकी झलक दिखाई गई है आखिर हिंदुस्तान में कितना दम है। भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक हेलीकॉप्टरों के मॉडल, आसमान में परवाज भरने वाले लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की सफल और सुरक्षित उड़ान के लिए जरूरी सामान। यहाँ एक और आधुनिक टेक्नोलॉजी की झलक देखी जा सकती है, तो दूसरी ओर एवियोनिक्स के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की मिसाल भी सामने है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दिल्ली में लगी इस एवियोनिक्स प्रदर्शनी में लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के लिए अपनी आधुनिकतम स्वदेशी टेक्नोलॉजी की नुमाइश की है। ये एक अटेम्प्ट है कि सबको बताएं कि हमारा कैपेबिलिटी क्या है, हमारा टेक्नोलॉजी क्या है, और हमने कस्टमर्स को, OEMs को, फॉरेन DS को और स्टूडेंट्स को, कल कोई इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स भी आएंगे, कि हम बताएं कि हम क्या काम करते हैं, हमारा R&D क्या है और वो कैसे इसके साथ जुड़ सकते हैं। इस एवियोनिक्स प्रदर्शनी में विमानों और हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होने वाले 36 किस्म के उपकरणों को रखा गया है। इसमें डॉर्नियर से लेकर तेजस और MiG-29 विमानों तक में लगाए जाने वाले तमाम तरह के सिस्टम शामिल हैं। इसमें कॉकपिट सिस्टम है, तो साथ ही ब्लैक बॉक्स भी है। वहीं मल्टी कॉम्बैट सिचुएशन में टारगेट की पहचान करने वाले सिस्टम को भी यहाँ डिस्प्ले किया गया है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से ये अपग्रेड किया गया रडार ट्रैकिंग डिटेक्शन सिस्टम भी यहाँ देखा जा सकता है। तेजस में भी काफी एवियोनिक्स बनाते हैं हेलीकॉप्टर के लिए, तो आप देखेंगे इसमें कहीं मिशन प्लानिंग का इक्विपमेंट है, कहीं रिकॉर्डर्स है, कहीं मिशन सिस्टम्स है और आइडेंटिफिकेशन इक्विपमेंट है, कम्युनिकेशन, यानी ये जो पायलट जितने भी इक्विपमेंट यूज करता है और उसके जो ईयर्स और आईज है, सेंसरी जो बाहर की दुनिया का इंफॉर्मेशन है, वो उसको प्रेजेंट किया जाता है कॉकपिट में। तो ये जितने भी टेक्नोलॉजीज है, ये हम यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं कि हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, और इसका जो न्यू जनरेशन इक्विपमेंट है वो सब हम यहाँ शोकेस कर रहे हैं। भारतीय सेना के 70% विमानों के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर है। ऐसे में इस एवियोनिक्स प्रदर्शनी का मकसद ये बताना है कि इस क्षेत्र में देश कितना आत्मनिर्भर हो चुका है और साथ ही साथ दुनिया के देशों को भारतीय टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए आकर्षित करना भी है। HAL ने एवियोनिक एक्सपो के माध्यम से अपनी नवीनतम टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने रखा है और मकसद भी है कि सभी इस भारतीय कंपनी की टेक्नोलॉजी और शक्ति को जान सके। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। जिनका कोई नहीं उनका DU है। जी हाँ, देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये बात साबित कर दी। विश्वविद्यालय ने ऐसे छात्रों के दाखिले के लिए खास व्यवस्था की है जिनके माता पिता नहीं हैं। इस वर्ष से ऐसे छात्रों की मुफ्त पढ़ाई लिखाई के लिए हर विभाग और कोर्स में सीटें रिजर्व की गई हैं। इन छात्र छात्राओं के चेहरों पर आत्मविश्वास की झलक है। इनके दिलों में कुछ शानदार कर गुजरने और जिंदगी में सफलता हासिल करने की तमन्ना है और अब इन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि इन्हें पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया है। दरअसल ये वो बच्चे हैं जो किसी वजह से अपने माता पिता को खो चुके हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाई का बेहतरीन मौका मिले, इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने खास पहल की है और इस सेशन से इन्हें दाखिला देने के लिए खास तौर से ऑर्फन कोटा शुरू किया गया है। हम लोग आगे बढ़ पाए हैं क्योंकि हमारे पास सपोर्ट थी हमारी फैमिलीज की, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हो सकता है उनके लिए ये बेनिफिशियल हो, हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, बट उन लोगों को ये देखकर और हम जैसे बच्चों को देखकर इंस्पिरेशन मिलेगी। इस साल DU के विभिन्न कोर्सेज में 101 छात्र छात्राओं को ऑर्फन कोटे के तहत दाखिला मिला है।
इसमें से 3 छात्रों ने बीटेक, 79 ने अंडर ग्रेजुएट और 17 ने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लगातार कोशिश भी है कि धीरे धीरे आने वाले वक्त में इस एकेडमिक कोटा का और विस्तार किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इसके तहत एडमिशन हो और तमाम वो बच्चे जो किसी दुर्घटना में या किसी हादसे की वजह से अपने माता पिता को खो चुके हैं, उनके सिर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का छाया जरूर हो। इस कोटे के तहत हर कोर्स में एक मेल और एक फीमेल कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व रखी गई है। डीयू में दाखिले के लिए CUET एग्जाम देना तो अनिवार्य है, लेकिन जिन छात्र छात्राओं के सिर से माता पिता का साया उठ चुका है, उनका इस कोटे के जरिए दाखिला तय माना जा सकता है। पेरेंट्स नहीं रहते तो बहुत कुछ नहीं रहता, उसके इमोशंस नहीं रहते, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं रहती, और जितनी सपोर्ट सिस्टम है आपका कमजोर हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जो इस तरीके से आगे बढ़े हैं, एक जिम्मेदार विश्वविद्यालय होने के नाते हमने सोचा हमें इसमें उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई शक्ति का इंस्ट्रूमेंट बना नहीं है। खास बात यह है कि ऑर्फन कोटे के तहत एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को फीस भी नहीं देनी होगी। साथ ही जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं, उनके लिए हॉस्टल भी फ्री होगा। आने वाले समय में ऐसे छात्रों को अलग अलग स्कीम के तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्तर पर आर्थिक मदद भी मिलेगी, ताकि पैसों की तंगी से पढ़ाई न रुक सके। नीतू झा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।